पिछले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे संघवाद में और उनकी विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा हुई थी। एक शब्द आया है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण, इसको हम हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण। एक होता है केंद्रीकरण। सत्ता जब स्थान विशेष में ही निश्चित व्यक्ति के हाथ में होता है, निश्चित स्थान पर होता है पावर, तो वैसी स्थिति में उसको हम यानी किसी खास सेंटर में केंद्र बिंदु में होता है पावर, उसको हम सेंट्रलाइजेशन के रूप में जानते हैं। और इसके ठीक उल्टा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जब पावर और भी विभिन्न भागों में बट जाता है, हिस्सों में बट जाता है, हाथ में आ जाता है, विभिन्न हाथों में, तो इसको हम यानी एक जगह सत्ता का उपयोग न होकर के विभिन्न जगह में जब उपयोग होता है तो इसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसलिए अब ये पुस्तकीय भाषा में, ये तो बेसिक अर्थ है, पुस्तकीय भाषा में हम लोग इसको कहते हैं जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से थोड़ा थोड़ा पावर और अधिकार और शक्तियां स्थानीय स्तर पर की सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति को ही डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। When power is taken away from central and state government and given to local government, that is called decentralization. अब एक प्रश्न उठता है कि जब दो स्तर पर की सरकार कार्य कर ही रही है तो फिर ये तीसरे स्तर पर की सरकार की क्या आवश्यकता है? आप लोगों के मन में ये विचार आता होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब दो स्तर पर की सरकार यानी एक से अधिक स्तर पर की सरकार कार्य करती है तो यह संघवाद कहलाती है। इस स्थिति को हम कहते हैं। किंतु आपको ज्ञात होगा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है जनसंख्या की दृष्टि से। यहां तक कि यूरोपीय कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जहां पर कि अपने यहां का एक एक प्रांत ऐसा है जो राष्ट्र से भी बड़ा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रशिया का कितना बड़ा क्षेत्रफल है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से अपना जो उत्तर प्रदेश है प्रांत, उससे भी ज्यादा यानी रशिया से भी ज्यादा जनसंख्या प्रांत में उत्तर प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से आपको ज्ञात होगा कि जर्मनी है। जर्मनी भी एक छोटा सा देश है जो कुछ राष्ट्र कुछ स्टेट अपने यहाँ के ऐसे हैं, उसकी जनसंख्या लगभग उसके बराबर है। तो इतने विशाल देश का संचालन दो स्तर पर की सरकार के द्वारा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। किंतु बाद के कालखंड में यह निर्णय लिया गया कि नहीं, एक तीसरे स्तर पर की भी सरकार हो जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान और उसका निष्पादन हो सके। साथ ही साथ आपको ज्ञात होगा वैसे 1975 ईस्वी में ही राजस्थान में स्थानीय सरकार
कार्य प्रारंभ कर दी सबसे पहले, और बाद में क्रमशः अन्य राज्यों में भी ये स्थानीय स्तर पर की सरकार कार्य करने लगी। किंतु पावर तो दे दिए, व्यवस्था तो बना दी गई कि स्थानीय स्तर पर की सरकार कार्य करे। उनको न तो पावर दिया जाता था, न संसाधन दिया जाता था। तो वैसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि शासन व्यवस्था स्थानीय स्तर पर कैसे संचालित हो सकती है। भेज दिया गया कि जाइए आप शासन कीजिए, और अधिकार दिया ही नहीं गया, संसाधन जुटाया ही नहीं गए, तो महज कौरम को पूरा कर रहा था, प्रभावी नहीं हो रहा था वह शासन। अब एक बात और बात के दिमाग में आई होगी, ये स्थानीय स्तर पर की सरकार क्या है? स्थानीय स्तर पर की सरकार से तात्पर्य है स्थान विशेष की सरकार से, यानी उस सराउंडिंग्स के ही लोग मिलकर वहां के प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वहां के प्रतिनिधियों को चुना जाता है, और वे सब मिलकर के व्यवस्था को सुनिश्चित ढंग से चलाने का कार्य करते हैं। इसे ही, चूंकि ये स्थान विशेष पर की सरकार के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसको स्थानीय स्तर पर की सरकार कहते हैं। इसका एक दूसरा भी नाम है कि पंचायती राज सिस्टम, क्योंकि इसमें पंचायत की प्रधानता होती है। पंचायत, प्रखंड, समिति और जिला परिषद इसके अंतर्गत आता है, तो इसको हम पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। और हम स्वयं के स्तर पर ये शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं, चलाते हैं, इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो स्वयं अपने आप में शासित होता हो स्थानीय स्तर पर, इसीलिए स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्थानीय स्तर पर की सरकार क्या है। अब कि भाई इसकी क्यों आवश्यकता है, तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत विशाल अपना देश है, और ज्ञात है आपको लगभग 135 करोड़ भारत की आबादी है। आपको याद होना चाहिए कि लगभग 32-32.5 लाख स्क्वायर यानी वर्ग मील में भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका का लगभग 95.5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। अमेरिका का 95.5 लाख वर्ग किलोमीटर में उसका क्षेत्रफल है। भारत का 32.5 लाख। किंतु अमेरिका की आबादी 27 करोड़ के आसपास की है, भारत की आबादी 135 करोड़ की है। तो सहज ही इससे अनुमान लगा ले सकते हैं आप कि इतनी बड़ी जनसंख्या को व्यवस्थित तरीके से समय से संचालित करने के लिए, यानी उस पर शासन करने के लिए, उसकी कल्याण के लिए कार्य करना बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए महसूस किया गया कि एक और भी राज्य स्तर से नीचे की सरकार होना चाहिए, जो जिला स्तर पर का कार्य करे, स्थानीय स्तर पर का कार्य करे, तो और भी सुगमता होगी। इसलिए इस सरकार की आवश्यकता महसूस की गई। आपको ज्ञात होगा कि स्थानीय स्तर पर के लोग चूंकि उसी स्थान विशेष के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसीलिए उस स्थान विशेष में किस प्रकार की समस्या है, कहां किस प्रकार का रिक्वायरमेंट्स है, इसकी बखूबी जानकारी वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स को होती है जानकारी। इसलिए भी यह ज्यादा प्रभावी होता है। साथ ही साथ वहां की स्थानीय
परिस्थितियां जो है, किस प्रकार की भौगोलिक परिदृश्य है, कैसी समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे हो, ताकि वहां के लोगों को अधिक से अधिक कल्याण हो, यह और सहज हो जाता है, आसान हो जाता है वहां के लोगों के द्वारा स्थानीय स्तर की समस्या का समाधान करने के लिए। किस किस मद में कितना रुपये खर्च करना है, इसको भी बखूबी सुलझाया जा सकता है। और साथ ही साथ लोकतंत्र को और मजबूत तथा सक्रिय बनाने में ये स्थानीय स्तर पर की सरकार ज्यादा प्रभावी होती है। जन जन में इस प्रकार का भाव होता है, लोग में अवेयरनेस होता है लोकतंत्र के प्रति। इन कारणों से स्थानीय स्तर पर की सरकार का महत्व बढ़ जाता है। आपको ज्ञात होगा कि आज ये समस्तीपुर जिला में यहां के निवासी, यहां इस जिला क्षेत्र विशेष के लोगों को जितनी जानकारी होगी वो नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद के लोगों को अपेक्षाकृत उससे बहुत कम जानकारी हो सकती है। यहां की स्थानीय जो समस्या है उसको यहां के समस्तीपुर जिला के लोगों को जितनी बखूबी जानकारी हो सकती है, उसका समाधान का उपाय वो ढूंढ सकते हैं, वहां अन्य क्षेत्र के लोगों के द्वारा मुश्किल है, कठिन है। उसी प्रकार से बक्सर में, नवादा में, गया में, औरंगाबाद में वहां के स्थानीय उस जिले के लोगों के द्वारा जो वहां की जो समस्या है उसका निष्पादन वहां के लोगों के द्वारा या समस्तीपुर के लोगों के द्वारा वहां की समस्या का निष्पादन उतनी सुगमता से नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि स्थानीय स्तर पर की सरकार में चूंकि स्थानीय लोग ही होते हैं, इसीलिए वहां की क्या परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, कैसे समाधान हो, कितने संसाधन किस क्षेत्र में खर्च करना है, किस मद में खर्च करना है, इसके लिए वो बड़े ही सहज तरीके से आसानी से समाधान कर लेते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो अब है, किंतु मैंने पहले ही कहा था 1992 से पहले ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उस प्रकार का न तो संसाधन उपलब्ध कराया जाता था और न ही उसको उस प्रकार से प्रभावी अधिकार दिया गया। तो वैसी स्थिति में ये प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य सरकार नहीं कर पा रही थी। इसलिए सब देश के नेताओं ने यह महसूस किया कि स्थानीय स्तर पर की यानी तीसरे स्तर पर की जो 3 टियर सिस्टम जो है भारतवर्ष में, ये तीसरे स्तर पर की जो सरकार है, इसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ नियमों में संशोधन करना पड़ेगा, उसको प्रभावी ढंग से लागू करना पड़ेगा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 1992 ईस्वी में संविधान के द्वारा यानी संविधान में एक अमेंडमेंट के तहत विशेष अधिकार प्रदान किया गया और इसमें नियम बना दिया गया कि पहले समय समय पर चुनाव भी नहीं होता था, जबकि प्रत्येक 5 वर्ष पर होना चाहिए था, लेकिन समय समय पर चुनाव भी नहीं होता था। इसलिए ऐसा नियम बना दिया गया, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि रेगुलरली प्रत्येक 5 वर्षों पर चुनाव हो, तो ताकि इसको और भी प्रभावी बनाया जाए, प्रभावी ढंग से स्थानीय स्तर पर की सरकार कार्य करे। उसके बाद और व्यवस्था है कि चूंकि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में जन सामान्य लोगों के बीच में
आम लोगों के बीच में विभिन्न बातों को लेकर के बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। कहा जाता है कोई अट्टालिका पर में निवास करते हैं, किसी के कुत्ते भी हवाई जहाज से सैर करते हैं, किसी को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। यानी धन एवं आय का असमान वितरण है। इस असमान वितरण को कम करने के लिए तथा ऐसे समुदाय के लोग जो समाज की सामान्य धाराओं से बिल्कुल अछूता है, उन्हें भी इसमें जोड़ने के लिए, मतलब ऑल दोज पीपुल हु आर फुल्ली अनटच्ड to general people, they have no ideas about what are their rights and duties. So it is compulsion to provide some more facilities among those peoples which are economically, physically, socially, educationally, culturally backward. So it is necessary to provide some seats for those classes people that have scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes also. यानी ऐसे जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से विपन्न हैं, इन लोगों को भी इस धारा में जोड़कर उसे भी आगे बढ़ाने का कार्य करना है। तो सामान्य पीपुल तो उससे बहुत आगे है, इसीलिए ऐसे लोगों को भी क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा? तो चलो मैं उसके लिए सीट रिजर्व कर दिया। ये नेसेसरी हो गया है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को और जो बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं इसके अतिरिक्त भी, उनको भी जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा? तो उसके लिए सीट रिजर्व कर दिया, ये भी कंपल्सन कर दिया गया ताकि वो लोगों की सहभागिता हो और लोक सामाजिक कल्याण के साथ साथ लोकतंत्र और भी प्रभावी ढंग से कार्य करे। इसके बाद आप सबको ज्ञात है, भारत पुरुष प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। भारत में महिलाओं को आज भी पूर्ण बराबर का अधिकार नहीं है। यह दुखद बात है। देश को आजाद हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं, किंतु आज भी महिलाओं के साथ विभेद किया जाता है। पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के महत्व को बहुत कम करके आंकते हैं। इसलिए महिलाओं का पुरुषों के समान विकास नहीं हो सका। इसलिए सरकार निर्णय ली, स्थानीय स्तर पर कम से कम ऐसी व्यवस्था बने कि 1/3 महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए इनके लिए भी रिजर्व कर दिया गया, महिलाओं के लिए 1/3 कम से कम होना चाहिए। आपको ज्ञात होगा, शायद ध्यान में नहीं होगा, आज से 5 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले भी फर्स्ट टाइम ही जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तो सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा में प्रश्न किया था। यह बहुत दुखद बात है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी बेहद कम है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला संशोधन विधेयक पारित होना चाहिए। बहुत
इस पर चर्चा हुई, लोगों ने ताली गड़गड़ा करके स्वागत भी किया, किंतु ये पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति उस प्रकार का सम्मान का भाव में थोड़ा खोट नजर आ रहा है। नतीजा एक बार तो ऐसा हुआ है कि लोकसभा में पारित भी हो गया। माताएं बहनें जो एजुकेटेड है वो समझ गई कि हम लोगों को कम से कम 1/3 सीट रिजर्व रहेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। मैं हंस रहा था जब टेलीविजन पर हमने देखा बड़े बड़े महानगरों वगैरह में महिलाएं बहनें खुशी का इजहार कर रही थी, नाच करके डांस करके। अच्छा भी लग रहा था लेकिन हंसी भी आ रही थी कि ऐसी माता बहनें भरा पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता किस प्रकार की है इसको नहीं जान पा रहे, इसलिए इतना। अरे राज्यसभा पारित होने ही नहीं देगा, और ऐसा ही हुआ। मैंने पहले ही कहा वही हुआ। तो ऐसे भी कुछ नेता लोग हुए, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, विरोध कर दिया और बाद में देखा कि वह लगभग 49% आबादी इलेक्शन में हमारे साथ नहीं देगी। अब क्या होगा, रे विरोध तो कर दिया। कहा नहीं, 1/3 का तो मैं पक्षधर नहीं हूं, इसी विरुद्ध क्या मैं चाहता हूं कि 50% रिजर्वेशन मिले। वो बहाना हो गया, 1/3 रिजर्व करने के लिए सीट। अब छाती पीट रहे कि अरे बाप महिलाएं इतना सीट ले लेगी तो पुरुष कहां जाएगा, तो वहां 50% आप कहां से देंगे। हमने अपने बच्चों को उस समय भी पढ़ाया था 10th में, 5 साल पहले भी, और परिणाम भी बता दिया था कि क्या होने वाला है, और वही हुआ, नहीं पास हो सका। फिर प्रयास किया जा रहा। मैं बहन सुषमा स्वराज जी जो अब नहीं रही, मैं हृदय से नमन करता हूं। ऐसी ही महिलाओं की जरूरत है। ऐसी कुछ महिला जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, ये पुरुष प्रधान समाज 33% भी आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम में भी, यानी लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में भी 33% एटलीस्ट महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए मैंने इतना फोकस दिया कि कम से कम स्थानीय स्तर पर की सरकार में इस प्रकार की व्यवस्था बन गई। चलिए भाई इससे आगे, और ये इलेक्शन समय समय पर हो स्थानीय स्तर पर का, तो उसके लिए क्या करना है, तो प्रत्येक राज्य में ऐसी व्यवस्था बनी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया गया, गठित किया गया, ताकि समय समय पर, और दैट कमीशन इज फुल्ली इंडिपेंडेंट विदाउट एनी प्रेशर। किसी भी प्रकार का किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका गठन किया गया ताकि निर्धारित समय पर चुनाव कराना और उसे आगे की प्रक्रिया को बढ़ाना। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू। यही तो है, मैंने कहा था इकोनॉमिक्स में जब पढ़ाता था, चर्चा होती थी जब इकोनॉमिक्स की, तो हमने कहा कि धन, मुद्रा, मनी वह धुरी है
जिसके चारों तरफ दुनिया की तमाम आर्थिक गतिविधियां चक्कर काटती रहती है और उसके बिना दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए बेहद आवश्यक है कि पुरुष प्रधान प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए राज्य से कुछ फंड्स, संसाधन स्थानीय स्तर पर की सरकार को मिले, पावर भी मिले, संरक्षण भी मिले और साथ ही साथ ये रेवेन्यू कहते हैं इनकम को, आय को, वह भी मिले। तभी यह और भी प्रभावी ढंग से स्थानीय स्तर पर की सरकार कार्य करेगी। आपको ज्ञात होगा कि भारतवर्ष में 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। वो मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, जिला परिषद हो। फिर ये तो स्थानीय, ये पंचायत के स्तर पर है, ये ग्रामीण स्तर पर है, फिर शहरी स्तर पर भी है, म्युनिसिपैलिटीज है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नगरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्य करता है। अब ये नगर को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां है उसके जो चीफ होते हैं उसको चेयरमैन के नाम से जाना जाता है, जबकि ये जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी नगर निगम है, वहां के चीफ को, यानी जितने ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन all together elected to their chief. It means that chief is known as mayor, यानी महापौर। इसमें अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है, चेयरमैन के नाम से जाना जाता है छोटे शहरों में, और महानगरों में जहां पर नगर निगम है उसके जो प्रमुख का चुनाव होता है। नगर निगम में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के एक का चुनाव करते हैं, यानी चुने गए आम जनता नागरिक के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया, नगर निगम के वार्ड सदस्य को चुना गया और वे सारे सदस्य मिलकर के अपने प्रमुख को चुनते हैं और वही प्रमुख महापौर के नाम से जाना जाता है, यानी मेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया और भी प्रभावी ढंग से लागू हो, इसके लिए त्रिस्तरीय सरकार यहां पर की आवश्यकता हुई और यही कारण है कि 1992 में जब मैंडेटरी कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया, उसके बाद यह प्रभावी हो गया पूरे देश में। और आज स्थानीय स्तर पर की सरकार राज्य की सरकार को, केंद्र की सरकार को बहुत सहयोग कर रही है देश की आम जनता को शासित करने के लिए, संचालित करने के लिए। आज के टॉपिक में इतना ही। हम लोगों ने देखा कि सेंट्रलाइजेशन क्या है, यानी स्थान विशेष पर की जो सरकार है वो स्थानीय स्तर पर की सरकार है, और सेंट्रलाइजेशन जो है उसमें कि खास निश्चित स्थान पर जब पावर केंद्रीकृत हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है। इसके ठीक विपरीत जब उसको विभिन्न हाथों में दिया जाता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से शक्तियों को जब का कुछ अंश को जब स्थानीय स्तर पर की सरकार को दिया जाता है तो उसको हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये लोकल गवर्नमेंट में आपको पता होगा कि वहाँ के लोगों के द्वारा समस्याओं के समाधान और समस्याओं को जानना और उनके समाधान के लिए किस मद में कितना खर्च करना है, इसको वो और आसानी से वो कर लेते हैं, समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं। इसलिए आवश्यक है एक सफल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली
को और प्रभावी बनाने के लिए भी यह मदद करता है। और उसके बाद ये जब आवश्यक लगा उसके बाद कुछ इसको और प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर की सरकार को हमने देखा कि ये संविधान में संशोधन करके 1992 में नियम बना दिया गया, उसको रेगुलराइज कर दिया गया कि हर एक 5 वर्ष पर सरकार इसके स्थानीय स्तर की सरकार का चुनाव हो। फिर उसमें सभी वर्गों के लोगों को की भी प्राथमिकता हो, उस आधार पर सीट रिजर्व कर दिया गया। फिर उसके बाद 1/3 महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो, इसकी व्यवस्था बनाई गई। फिर उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्थापित किया गया, जिसका लक्ष्य है, उद्देश्य है कि ये स्थानीय स्तर पर की सरकार का भी समय समय पर इलेक्शन कराते रहे। और फिर उसके बाद है कि इन सारे कार्यों को करने के लिए स्थानीय स्तर पर सरकार कार्य करेगी तो उसके लिए तो कुछ संसाधन होना चाहिए। तो संसाधन को स्टेट गवर्नमेंट को है मुहैया उपलब्ध कराई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्थानीय स्तर पर की सरकार वास्तव में आज बहुत ही अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है और वो प्रभावी ढंग से कार्य 1992 से करना प्रारंभ कर दिए हैं और उत्तरोत्तर इसमें प्रखरता आते जा रही है। शुभ संकेत है। इसके माध्यम से आवश्यकता इस बात की है, केवल करप्शन को धीरे धीरे और समाप्त कर देना है तो देश की जनता का अधिक से अधिक कल्याण होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।